हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो के इस चैप्टर में या पार्ट फर्स्ट में आज हम देखेंगे आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ द कंपनी एस्टैब्लिश देयर पावर, यानी ट्रेडिंग कंपनी किस तरह से यहाँ पर राजगाज करने लगी। आप सभी को पता है ना, अंग्रेजों ने लगभग 150-200 साल तक यहाँ शासन किया। तो कैसे उसका ग्राउंड रहा, कैसे उन लोगों ने यहाँ जीत पाई, कैसे अपना शासन उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल से डिस्कस करने के लिए आपको कुछ आपकी प्रीवियस ईयर की कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। पिछली प्रीवियस ईयर की जो आपकी हिस्ट्री की बुक थी उसमें आपने मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ी, इंडियन मेडिवियल हिस्ट्री, जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा था। और लास्ट में आपने ख़त्म किया था औरंगजेब। और औरंगजेब के साथ में हमने और भी कई चीज़ें याद पढ़ाई की थी उसमें, जैसे मुर्शिद कुली खां पढ़ा था, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, टीपू सुल्तान भी नहीं पढ़ा, टीपू सुल्तान उसमें नहीं था, टीपू सुल्तान इसमें आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में है। और उसमें हमने पढ़ा था आपका जो नवाब था, हैदराबाद का नवाब, उसके बारे में भी हमने कई चीज़ें पढ़ी थी। तो आज उसी को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हाँ, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा औरंगजेब के बारे में। नाम तो आपने अच्छे से सुन रखा होगा, औरंगजेब। लास्ट मुगल एम्परर या रूलर बोलो ना। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने लास्ट कैसे लिख दिया, इसके बाद में तो और भी बहुत हुए, फर्रुखशेर हुए, बहादुर शाह जफर हुए, ये सब हुए। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये औरंगजेब जो था ये लास्ट पावरफुल लीडर था। इसके बाद में मुगल जो सत्ता थी वो दिन पर दिन गिरती चली गई। तो मुगल एम्पायर जो था औरंगजेब, उसके बारे में यदि हम पता करें तो इसने इंडिया की सबसे बड़ी यानी बहुत बड़ी वेरी लार्ज पार्ट पर इसने क्या कर लिया था, अपना शासन एस्टेब्लिश कर दिया था। वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इसका शासन का जो क्षेत्राधिकार था वो अकबर से भी ज़्यादा था। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मेडिवल एरा में मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य यदि किसी का था तो वो था औरंगजेब का। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, तो अब ये भी पता होना चाहिए औरंगजेब की डेथ कब हुई, 707। आपने पहले भी पढ़ा है, 707 में इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में, क्योंकि ये दिल्ली से कंट्रोल करता था, सेंट्रलाइजेशन का हिसाब किताब ठीक था, लेकिन जैसे ही इसकी डेथ हुई तो इसके अंडर में जो मुगल गवर्नर्स थे, जो सूबेदार थे, अब सूबेदार का कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा। आप ये मानिए ये पूरा रीजन था किसका, मुगल एम्परर, या आप ये मानो औरंगजेब का था। औरंगजेब यहाँ बैठा था छोटी सी जगह में, दिल्ली में। दिल्ली से ये तो है नहीं कि वो एक दिन यहाँ जाए, एक दिन यहाँ जाए, एक दिन यहाँ जाए। तो इसने कर क्या रखा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रखा था, यानी शासन का विकेंद्रीकरण, यानी अपने अधिकार बांट रखे थे। कैसे, उसने अलग अलग सूबों में, अलग अलग प्रांतों में कुछ जो काबिल लीडर थे उनको सूबेदार बना रखा था, गवर्नर बना रखा था उनको। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, दिल्ली में सेंटर हो गया, फिर राज्य स्टेट बटे हुए हैं, उस प्रकार से सेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन था पावर का। तो ये सूबेदार जो थे इन पे इसका कंट्रोल तो था, औरंगजेब का था, क्योंकि ये तो पावरफुल था और ये लायक भी था। लेकिन जैसे इसकी डेथ हुई तो इसके बाद में मुगल साम्राज्य को कोई योग्य शासक नहीं मिला। तो ये जो सूबेदार थे, गवर्नर थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, या इनकी जो अथॉरिटी थी
इसकी अथॉरिटी इसको मानने से इनकार कर दिया और खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। इसी क्रम में हमने पढ़ा था आपका हैदराबाद का नवाब, बंगाल का नवाब, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो बड़े बड़े जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को करना शुरू कर दिया अलग। इन्हीं में से एक था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कहाँ का नवाब था? बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। किसकी अथॉरिटी में? मुगल एम्परर की। लेकिन जब मुगल एम्पररों का शासन तंत्र या उनकी जो कमांड, उनके कंट्रोल जब यूज हुआ, ढीला पड़ा, तो इसने अपने आप को आज़ाद कर दिया और अपने जो एक ऑटोनॉमी थी उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो ये तो था थोड़ा सा हिस्ट्री हम इसमें सीखी। हम पीछे गए, अब मैं आपको बिल्कुल आगे ले जाऊंगा, इससे भी आगे डिस्कस करेंगे इसके बीच की चीज़ें, लेकिन ये मैं पीछे लेके गया आप, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। एक और चीज़, आगे की चीज़ बताऊंगा जिसको आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर में जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे ना, उस समय आपके पास एक नाम आएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसके लिए यदि मैं ये लाइन लिखूं, लास्ट मुगल रूलर, ये था बहादुर शाह जफर। जब 1857 की रिवोल्ट हुई और जब अंग्रेजों ने उसको दबा दिया या कंट्रोल कर लिया, तो क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोगों ने बगावत की थी, क्योंकि वहाँ उस समय की जनता के दिलों में, दिमाग में ये एक सिंबॉलिक, इसको सिंबॉलिक रूप से क्या मानते थे? अपना राजा मानते थे, शासक मानते थे। तो इन्होंने इनका नेतृत्व भी किया था जनता का। तो बाद में जब अंग्रेजों ने देखा तो इनको पकड़ के और इनको रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह चले रंगून, तो इनको रंगून भेज दिया था, याद रखना है इसको आप। अब वापस आते हैं हम हमारे मुद्दे की बात पर। ब्रिटिश जब शुरू में आए, शुरू में जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो वो बेसिकली थे क्या? ट्रेडर्स। वो शुरू में व्यापारी आए थे। व्यापारी से किस तरह से उन्होंने अपना शासन तंत्र स्टैब्लिश किया, किस तरह से लोगों को जीता, किस तरह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, इस चैप्टर में यही पूरी कहानी है। और कहानी पढ़ने में तो आनंद ही आएगा, तो इंटरेस्ट से आप पढ़िएगा। तो ट्रेडर्स ये आए थे, तो शुरू में इनका पूरा जो फोकस था वो था ट्रेडिंग। पूरा क्या काम था? ट्रेडिंग। पूरा फोकस इनका था ट्रेडिंग का। इनका किसी भी प्रकार से कोई इच्छा नहीं थी कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में घुसें या यहाँ पर राज करें। रिलक्टेंट थे ये कैसे थे? रिलक्टेंट टू अक्वायर, रिलक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक, एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक, तो इसका शुरू में इन लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सिर्फ वो बन के आए थे और व्यापारी ही बनकर रहना चाहते थे। फिर क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी कंडीशन आई कि इन्होंने अपने आप को चेंज किया? तो इसलिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया, किस तरह से इन्होंने अपना मोटो बदला, उसके लिए ये तो चैप्टर हो गया। अब सब टॉपिक 1, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है? पहले तो आप इस नाम से समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो देखो, इसको मैं मैप की सहायता से आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये पूरा था आपका यूरोप, ये पूरा क्या था आपका? यूरोप। यूके की हम लोकेशन देखें तो ये यूके था और ये इंडिया था। कहाँ यूके, कहाँ इंडिया?
फिर भी चला यहाँ हमारे ऊपर राज करने, और किया भी। ये यहाँ पर राज करने आए, तब सिर्फ राज करने के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ यहाँ से क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड। अब हम थे ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। ईस्ट इंडिया, अब देखो इंडिया से यदि आप इसकी लोकेशन देखें तो ये तो वेस्ट में है, हुआ कि नहीं, यहाँ इंडिया ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। तो यहाँ के कंट्री यदि इस साइड में जाते तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट साइड की कंपनी बोलते थे, और वेस्ट में जाते तो वेस्ट कंपनी बोलते थे। इसीलिए क्योंकि ये अपने ईस्ट में आए थे, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला था इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 1960s में जो तत्कालीन वहाँ की रानी थी, रूलर था वहाँ का, इंग्लैंड का रूलर थी उस समय, इंग्लैंड की रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट। इनसे इन्होंने एक चार्टर लिया था। इन्होंने क्या एक डिक्लेयर किया था, एक चार्टर होता है एक प्रकार का फरमान, एक तरह का कानून, एक तरह का आदेश पत्र। चार्टर में इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, एलिजाबेथ जो थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ऑथोराइज किया कि आप इंग्लैंड की तरफ से, यानी यूके की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से जाएंगे और ईस्ट साइड में जितने भी कंट्री हैं उनसे आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। उनसे क्या करेंगे, आप ट्रेड करेंगे। अधिकार कहाँ से मिला, चार्टर से। चार्टर दिया किसने, एलिजाबेथ ने। अब इससे हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेज मिल गए, मींस इसका जो विद इन इंग्लैंड और विद इन यूनाइटेड किंगडम में जो कंपटीशन था वो कम हो गया। यानी इस चार्टर का मतलब ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ईस्ट में कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। तो ये तो बहुत बल्ले बल्ले स्थिति होगी, विन विन सिचुएशन होगी इनके लिए। अब जब इनको ये छूट मिल गई तो इनका सिर्फ मोटो था, इनका मोटो क्या था कि हम ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई कंट्री ढूंढें जहाँ से हमें सस्ती कीमत पर क्या मिल जाए, सामान मिल जाए, बहुत ही लो प्राइस पर या चीप प्राइस पर हमें क्या मिले, सामान मिले, और हम उस सामान को लेकर हमारे कंट्री में आकर बेचें तो हमें क्या मिले, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब मिलेगा, प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कम में खरीदे ज़्यादा में बेचें। तो कम में खरीदते और ज़्यादा में बेचते, इस तरह से उनको फ़ायदा मिलता था। और उनका प्राइम जो मोटो था वो भी यही था, टू गेन प्रॉफिट। शुरुआती दौर में हुआ क्या कि इनका कोई कंपटीटर तो था नहीं, कोई कंपटीशन में था नहीं, तो इन्होंने बहुत अच्छा व्यापार का चलाया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इस कंपनी को जो बोला जाता है उसके लिए एक वर्ड लिया जाता है मर्केंटाइल बोलो, मर्सेंटाइल, मतलब इसका मतलब हो गया एक बिजनेस एंटरप्राइजेज या एक व्यापारिक कंपनी जिसका काम होता है सामान खरीदना और सामान बेचना। इस तरह से ये काम कर रहे थे। तो आप ये बोल सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में एक क्या थी, मर्केंटाइल थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि जो रॉयल चार्टर था, रॉयल चार्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, राज्य आदेश, क्योंकि राजशाही परिवार के द्वारा ये दिया गया था। तो रॉयल चार्टर जो था उसने इंग्लैंड से तो कंपटीशन खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन ये चार्टर वहीं तो काम करेगा जहां इसकी टेरिटरी है, जहां इसका ऑथराइजेशन है। लेकिन यदि हम एटलस देखें, हाँ, तो यहाँ के राजा ने यदि कोई चार्टर इश्यू किया तो वो यहाँ की कंपनियों को तो रोक देगा, लेकिन यदि कोई कंपनी यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, उसको तो नहीं रोक पाएगा। तो हुआ क्या
कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंट्री से तो किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं मिला, लेकिन दूसरे पड़ोसी जो देश थे उनसे उनको क्या मिला, कंपटीशन देखने को मिला। अब इसमें ये पता कर लेते हैं कि सारे यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो आए कैसे थे। देखो, सबसे पहले हमारी कंट्री में यहाँ कालीकट पर पहुंचा था वास्को डी गामा। कहाँ से आया था वो? पुर्तगीज था वो। ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, आपका ये नीदरलैंड, यूके, आप नीचे जाएंगे तो ये इटली, ये सारी कंट्री हैं। तो यहाँ से वो आया था और यहाँ से वो आया था, ये रास्ता था। ये कौन सा ओशन है? ये है आपका नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, ये सदर्न अटलांटिक ओशन। तो ये पूरा अफ्रीका के चक्कर लगा के आया था। यहाँ था एक पॉइंट, इसको बोला जाता था केप ऑफ गुड होप। ये देखो ये पॉइंट है ना, इसको बोल देते हैं केप ऑफ गुड होप। कोई भी यहाँ से चलता था, यहाँ स्टे करता था और फिर इंडियन ओशन को पार करते हुए यहाँ पहुँचते थे। चाइना से व्यापार करते थे तो यहाँ से जाते थे वो, ये मलक्का स्ट्रेट है, इधर से होके यहाँ कैंटन, ये कैंटन है, कैंटन पोर्ट है जो फेमस है, यहाँ से वो रूट हुआ करता था उनका। ये रूट, ये पूरा रूट हुआ करता था। यहाँ भी इन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी और यहाँ भी इनकी बस्तियां थी। पूरे इंडोनेशिया वगैरह में डच और पुर्तगीज थे। डच और पुर्तगीज के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो भी देखेंगे। तो ये आपको पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, उधर से आई। सबसे पहले कंपनी में हमारे देश में आया कौन? पुर्तगीज, वास्को डी गामा 1498 में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में यहाँ पहुंची कालीकट या सदर्न वेस्टर्न कोस्ट पे, तो उससे पहले पुर्तगीज जो थे वो ऑलरेडी आ चुके थे। पुर्तगीज पुर्तगीज था 1498 में आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये सबसे पहले इन्होंने आकर क्या किया, जो हमारा गोवा था उस पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी बस्ती बना ली थी। ठीक, तो इनसे पहले तो अब एक चीज बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी तो इनको कंपटीटर मिला कि नहीं मिला? क्योंकि इनको तो व्यापार करना था और ऑलरेडी यूरोपियन कंपनी ऑलरेडी वहां थे, यूरोपियन के लोग पहले थे। तो इनसे इनका क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। बाय द 17th सेंचुरी डच और अदर जो फ्रेंच ट्रेडर्स है वो भी आ गए। इसके बाद में आ गए डच और फ्रेंच। अब जरा देखो कि कितने लोग इनके कंपटीटर हो गए, पुर्तगीज, डच और फ्रांस। इंडिया में सबसे ज्यादा उनको कंपटीशन मिला फ्रांस से, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वहां उनको कंपटीशन मिला डच लोगों से। डच मतलब आज का नीदरलैंड, पहले हॉलैंड बोलते थे, अभी नीदरलैंड उसका नाम हो गया। तो इन सब से उनको बहुत ही वो मिला, कंपटीशन मिला। कंपटीशन का दौर बड़ा तगड़ा चला, लड़ाई झगड़े खूब हुए इसमें। कि जो प्रॉब्लम जो थी वो थी, इन सब को एक ही चीज, सेम चीज समझ में आती थी। यानी इंडिया से ये सेम चीज खरीदते थे। इंडिया का जो ये या आसपास का जो रीजन था, यहाँ से इनका इंटरेस्ट जो था वो सेम था। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेम चीज वो खरीदते थे और ले जाकर वहां महंगा बेचते थे। प्रॉफिट का सारा खेल था। तो जैसे इंडिया से वो कौन कौन सी चीजें खरीदते थे? कॉटन, पीपर, ब्लैक पीपर, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, कार्डामम। इसके अलावा आपका इन सब चीजों की ज्यादा डिमांड थी भारतीय सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीजें थी उसके लिए। इसलिए इनमें आपस में क्या देखने को मिला? राइवलरी देखने को मिला। इनमें आपस में दुश्मनी होने लग गई। अब उन लोगों में दुश्मनी होगी तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, लोकल पब्लिक जो है या लोकल जो पीपल हैं, उनका क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप बताओ। ये आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए? कोई सेम चीज है उसको खरीदने के लिए। जैसे मानो यहाँ कोई कॉटन खूब पैदा होती है। अब कॉटन पुर्तगीज को भी चाहिए, कॉटन ही डच को चाहिए, कॉटन ही फ्रांसीज को चाहिए, कॉटन ही अंग्रेजों को चाहिए।
तो कॉटन की कीमत हाई बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो लोकल लोगों को तो फायदा हो रहा है, इसीलिए लोकल लोगों ने उनका शुरू में कोई विरोध नहीं किया। ये आपस में लड़ते रहे और चीज़ों के दाम बढ़ते रहे, इनको प्रॉफिट होता रहा और इनको मजे होते रहे। तो दिक्कत ये हो गई। अब कंपटीशन का दौर इनका बहुत बुरा चला। ईस्ट इंडिया कंपनी और अलग जो लोग थे कंपटीटर, यूरोपियन कंपटीटर, वो क्या करते थे, जब इतने बड़े लंबे रास्ते से आते थे, देखो लंबा रास्ता तो बहुत हुआ ना, यहाँ से निकलते थे ये पूरा, तो बीच में क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज़ों को पूरा डुबो दिया करते थे। तो जब ये डुबोने का सिलसिला चला तो धीरे धीरे क्या कंसेप्ट आया, वेपन्स का, आर्म्स, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाई होने लगी, कहाँ, ओशंस में, एक दूसरे के जहाज पर अटैक करने लगे। तो धीरे धीरे कंसेप्ट आ गया आर्म्स का, और आर्म्स जो जो थे वो लेके चलते थे। जब ये क्या करते थे कि ये जब दूसरे देश में जाते थे, जैसे इंडिया में आए, ये इंडिया में आ गए, तो यहाँ आकर अपना एक बेस, वेयर हाउस एस्टेब्लिश करते थे, जिसको व्यापारी कोठी बोलते थे ना। इसको इन्होंने बचाने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे की व्यापारी कोठी पे भी अटैक करते थे, जैसे ये अंग्रेजों की है, ये डच की है, तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे। तो इस अटैक को बचाने के लिए ये चारों तरफ इसका कर देते थे फोर्टिफिकेशन, यानी चार दीवारी लगा देते थे, किलाबंदी कर देते थे अलग अलग, जैसे कलकत्ता में बनाई उसको कर दिया, चेन्नई में बनाई उसको कर दिया। तो इसको लेकर भी जो लोकल रूलर थे उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये चीजें बढ़ती चली गई। अब जब ये फोर्टिफिकेशन का दौर चल गया तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे महसूस किया, क्योंकि इस चीज का ऑब्जेक्शन करने लगे लोकल जो रूलर थे, उन्होंने इनको मना करना शुरू कर दिया कि भैया आप ऐसे कब्जा मत करो, आप ऐसे कोई छोटी जगह बना रहे हो, परमिशन ले रहे हो और उसको पूरा घेर ले रहे हो, तो इस तरह से तो आप हमारी टेरिटरी को कम करते जा रहे हो। लेकिन उस समय अंग्रेज बहुत ही सबमिसिव तरीके से और बहुत ही चालाकी से उस स्थिति को हैंडल करते चले गए, और फिर बाद में एक दिन पूरे इंडिया पर उन्होंने राज किया। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा सीख लिया आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर क्या है, कंपटीशन क्या है, किन किन चीज़ों पर ये वो करते थे, उन चीज़ों के नाम लिख देता हूँ मैं। ये पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों में कंपटीशन हुआ करता था या किन किन चीज़ों का व्यापार होता था यूरोप से इंडिया का। तो सबसे पहले तो आप लिखो कॉटन, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामम, तो ये सारी चीजें थी जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, और इन्हीं के लिए इन आपस में कंपटीशन होता था। एक चीज और पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल एरिया ऑर्डर में, कि इंडिया में ईस्टर्न कंपनी जो आई उनका वो बताओ, सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो इंडिया में सबसे पहले आए पुर्तगीज, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। उसके बाद में आए डच, फ्रांस और अंग्रेज। ठीक, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज, और सबसे बाद में गए भी पुर्तगीज थे इंडिया से। 1962 में गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से 1962 में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी ऑपरेशन चलवाया था और पुर्तगीज को भगा दिया था वहाँ से। इसके खिलाफ हो गए थे फिर सारे जो यूरोपियन कंट्री और यूएसए इंडिया के खिलाफ हो गए थे इस घटना से। चलो ये अलग चीज़ हो गई। अभी हम इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, सब टॉपिक 2, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। अंग्रेज जो थे वो इंडिया में बंगाल के रास्ते से घुसे थे। आपने सीखा भी होगा ना 1757 में प्लासी का युद्ध किस तरह से हराया सिराजुद्दौला को ना। प्रीवियस क्लास में अपने मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ रखी है, मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर को। तो
अंग्रेजों की जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री जिसको मैं व्यापारिक कोठी बोल रहा था, उसको बोलते हैं इंग्लिश फैक्ट्री। ये एस्टेब्लिश हुई कहाँ? हुगली में। हुगली रिवर है, हुगली रिवर है, मैं आपको बता देता हूँ हुगली रिवर कहाँ है। हुगली रिवर में 1651 में, मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ ना। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। हुगली रिवर में बता देता हूँ। प्रीवियस क्लास में जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने गंगा रिवर पढ़ी थी। ये गंगा रिवर आती है ना, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, आपका झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जब ये बांग्लादेश में घुसती है, उससे पहले एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी इधर से घुसती है, अंदर से चली जाती है। इसको हुगली बोलते हैं। इस हुगली के किनारे पे ही है आपका कलकत्ता। ये देखो, ये कलकत्ता, ये है हुगली, आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये इधर जमुना, पद्मा, ये सब चीज़ें हमने सीख रखी हैं या 9th क्लास में और सीखेंगे इनको। तो हुगली रिवर पर 1651 में उनकी सबसे पहली कोठी या फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। उस समय अंग्रेजों को यहाँ बोला जाता था फैक्टर्स। क्या बोला जाता था? फैक्टर्स। यानी ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसलिए उनको लोकल भाषा में नहीं बोलते कि कहीं दूसरी जगह कोई नया आदमी आता है, एलियन आता है, तो उसको अलग हिसाब से बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। फिर इन्होंने वेयर हाउस बनाए। वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस ऐसे होता है जैसे मानो ये इंडिया का कोस्ट है, यहाँ इन्होंने व्यापारिक कोठी बना ली। इधर से कोई सामान ऐसा आया जो इंडिया में ज़रूरत है, और यहाँ से कुछ सामान ऐसा हुआ जो उधर ज़रूरत है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता था वही तो प्रॉफिट होता था, कि यहाँ से कोई चीज़ खरीदो वहाँ पहुँचाओ, वहाँ की चीज़ यहाँ पहुँचाओ, इधर से प्रॉफिट, इधर से प्रॉफिट। तो यहाँ इन्होंने एक स्टोर बना लिया कि इधर से लाकर माल इसमें स्टोर करेंगे, इधर का माल इसमें स्टोर करेंगे। इसी को बोला जाता है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस इन्होंने बना लिया। अब जैसे जैसे इनका व्यापार ग्रो हुआ, एक्सपेंड द ट्रेड, क्योंकि व्यापार तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापार जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इन्होंने जो यहाँ के व्यापारी थे उनको बुलाना शुरू कर दिया और यहाँ उनका सेटलमेंट करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ बस गए। एक पूरी तरह से बस्ती बना दिया, फिर उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया। ऐसे ही चला था इनका दौर। सबसे पहले कंपनी बनाई, उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया, फिर यहाँ से लोगों को बुलाया, उनको बसाया, उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया। करते थे ये परमिशन से, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे तरीके से, बहुत चालाकी से ऐसा इन्होंने किया। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू कर दिया कि जैसे ये घुस गए अंदर, तो इन्होंने वहाँ के लोगों को ब्राइब देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? ब्राइब। ब्राइब किस लिए करते थे? ताकि थोड़ा करप्शन कर सकें। औरंगजेब ने इनको एक फरमान दिया था। फरमान के जरिए उन्होंने कंपनी को बोला था कि आप ड्यूटी फ्री आप क्या करें? व्यापार करें। यानी यदि आप इंडिया से कोई सामान लेके जाएंगे और इंडिया में लाएंगे तो आपकी उस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और ये ब्राइब का सिलसिला एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ब्राइब इसलिए थी कि वहाँ बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे। तो ये ब्राइब दे देकर वहाँ जमींदारों को आपस में लड़ाते थे और एक दूसरे को लड़ाते रहते थे, भड़काते रहते थे। जमींदारी का उस समय कलकत्ता में भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, तो कलकत्ता बहुत ही फेमस हुआ। कलकत्ता में तो उन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई थी। अब हम आते हैं ड्यूटी फ्री के फरमान के ऊपर। फरमान जारी किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बोला था कि भैया ठीक है, आप ट्रेड करो, जो कंपनी का ट्रेड होगा बाहर से इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री ड्यूटी फ्री करो। लेकिन अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठाया और जो प्राइवेट ट्रेड था वो भी उन्होंने शुरू कर दिया। प्राइवेट ट्रेड भी उन्होंने क्या, प्राइवेट जो इनके आते थे ना व्यापारी, उन्होंने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, कंपनी से अलग होकर। इससे वहाँ रेवेन्यू जो होता था, रेवेन्यू कैसे होता था? क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आएगा तो टैक्स देगा, अंदर से कोई चीज़ आएगी तो टैक्स लगेगा। तो ये जो रेवेन्यू था ये कम हो गया, लो हो गया। तो इन चीज़ों का फिर धीरे धीरे क्या हो गया? प्रोटेस्ट शुरू होने लग गया। तो ये था आज का वीडियो।
आज हमने इतना सीखा, कल हम सीखेंगे इससे आगे की चीजें, हाउ ट्रेड लेड टू बेटर। थैंक यू वेरी मच।